आदाब साथियों, आज हमारे साथ एक बार फिर हैं मसरूर हसन सिद्दीकी साहब, एडवोकेट, भावी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र मटिया महल, एमएलए कैंडिडेट। मसरूर साहब, क्या मामला है पूरा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जैसे आजकल मुल्क के हालात हैं, आप देख रहे हैं कि पहले संभल का वाक़या अभी पिछले हफ्ते जो हुआ, उसके बाद ही फ़ौरन अजमेर शरीफ की दरगाह जो है उस पर भी क्लेम कर दिया गया कि उसके नीचे कोई मंदिर है। तो इसका थोड़ा पस मंज़र जानने की ज़रूरत है। आप जैसे को सबको पता है कि 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा एक चल रहा था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे मंदिर तामीर होगा और 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद कमेटी को दे दी गई कि वहाँ पे आप बाबरी मस्जिद या कोई और मस्जिद तामीर कर लें। हालांकि इसके जो फैसला आया इसमें बहुत लीगल फ्लॉज थे और उसमें रीजनिंग दी गई थी, बहुत शॉर्टी रीजनिंग थी, लेकिन उससे उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ होने के बावजूद जब ये मंदिर मस्जिद का तनाज़ा ख़त्म हुआ तो उसके बाद और जो दीगर मसाजिद को लेके जो क्लेम किया जाता है, जैसे 30,000 मस्जिदों का क्लेम किया जाता है दूसरे पक्ष की तरफ से, तो वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इट विल नॉट कम टू एन एंड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मंदिर वहाँ बनाने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा उसके अंदर कि ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है, ना ही ASI रिपोर्ट में आया है कि मस्जिद जो थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो ये कहता है, जो 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम इस तरह के तनाज़ों को सबको ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया था कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस है वही रहेगा, उसमें किसी तरह के चेंज और रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। कोई मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगी। लेकिन उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया था। बोले ये तनाज़ा काफ़ी टाइम से चल रहा है और मुल्क में काफ़ी इस पर डिस्कशन हो चुका है, काफ़ी हंगामे हो चुके हैं, राइट्स हो चुके हैं, और इस वजह से इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग किया गया था और बाबरी मस्जिद का फैसला अलग आ गया था, जिसके तहत वहाँ पे मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्व किया था कि लॉ इज़ नॉट द आंसर फॉर द एक्शंस ऑफ एंशिएंट रूलर्स। जो पुराने हुक्मरां, पुराने राजा महाराजाओं ने कुछ गलतियां की हैं या इतिहास में कुछ वो गलत कर गए हैं, तो उसको सुधारने का काम मौजूदा अदालतों का नहीं है। जो इतिहास है वो इतिहास रह गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कैटेगरिकली कह दिया है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स बाय मिडिवल रूलर्स कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द प्रेजेंट डे लीगल सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक वो कह दिया था और उन्होंने बोले ये मिसाल नहीं बनेगी आने वाले और कोई भी तनाज़े के लिए, और वो सब चीज़ जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न होगी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाले फैसले में कहा था कि इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन ऑफ लॉ, और इसको हम मानते हैं कि यह कानून है, लेकिन बाबरी मस्जिद को हम इससे अलग रखते हुए अपना फैसला दे रहा है। अगर आम ज़मीन को भी खोदा जाए, सड़क को भी खोदा जाए, तो सड़क भी खुदने के बाद एक नई कहानी बयां करती है तारीख की। क्या इसी तरह से गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा और फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा? ये तनाज़ात कब तक चलते रहेंगे? हिंदुस्तान एक तारीखी मुल्क है। ज़मीन के नीचे से क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान में अलग अलग सिविलाइजेशंस के दौर की चीज़ें, बाक़ियात ज़मीन के अंदर से निकलेंगे। पहले हिस्ट्री कहती है, अशोका के टाइम में जैसे अशोका ने हिंदू टेम्पल्स को डेसिक्रेट किया था, जैन टेम्पल्स को डेसिक्रेट किया था, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म इख्तियार कर लिया था तो बौद्ध विहार बन गए थे। उसके बाद जब दौर आया दूसरों हिंदूज का तो उन्होंने बौद्ध विहार को डेसिक्रेट किया। अब कई जगह क्लेम्स जो है, बुद्धिस्ट लोग क्लेम करते हैं कि भाई यहाँ पे मंदिर नहीं है। अब बुद्धिस्ट जो है क्लेम कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ पर है वो बुद्धिस्ट बौद्ध विहार था। अब उन्होंने अजमेर के लिए भी एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा यहाँ तो बौद्ध विहार था, यहाँ पे हिंदू टेम्पल हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो ये तो बहुत कुछ निकलता आएगा, क्योंकि ASI की जो रिपोर्ट आई है बाबरी मस्जिद के, उन्होंने कहा नीचे कुछ बाकियात तो मिले हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये राम जन्मभूमि मंदिर के बाकियात थे या वो 12वीं सदी के मिले हैं। अब राम जन्मभूमि मंदिर अगर वहाँ था तो 12वीं सदी का था या 12वीं सदी से पहले का था। हजारों साल पहले अगर जाएंगे तो लोग कहते हैं कि जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर कभी तरी हुआ करती थी, समंदर और नदी हुआ करती थी, और जहाँ पर नदी है वहाँ खुश्की हुआ करती थी। लेकिन इतनी गहराइयों में जाना क्या अपने जहनों को ख़राब करने का काम नहीं है?
बिल्कुल सही बात है। जो इतिहास है, इतिहास को तो आप वैसे कुछ छोड़ दीजिए, इतिहास को सिर्फ पढ़िए और पढ़ने के बाद आप देखिए कि इतिहास में क्या हुआ था। अब खुदाई करने का काम नहीं है। आजकल का नौजवान अगर इस काम में लग गया कि आज के पहले कहाँ पे मंदिर था, कहाँ पे नहीं था, तो वो अपने कारोबार को छोड़ के इस काम में लग जाएगा। मुल्क को आपको तरक्की की तरफ लेके जाना है। आज का हमारा यूथ को हम दे क्या रहे हैं? यूथ को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसको कारोबार नहीं दे पा रहे हैं, तो यूथ को हम जो है इस काम में लगा रहे हैं, उसको गलत राह पे ला रहे हैं, जहाँ पे मुल्क के अंदर जो है फिरकावारियत ख़राब हो रही है, कम्युनल हार्मनी ख़राब हो रही है, यहाँ पे मुल्क के अमन अमान, मुल्क का फ़िज़ा ख़राब हो रही है। तो मुल्क जब अमन अमान नहीं रहेगा, मुल्क में इस तरह के दंगे होंगे, तो मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? तो हम तरक्की करना चाहते हैं, मुल्क को हम वर्ल्ड क्लास इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं, या हम मुल्क को फिर पिछड़े देश में लेके जाना चाह रहे हैं? हमारी इकॉनमी क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये छोटे मुल्क हैं, इससे भी ख़राब करना चाह रहे हैं? आज देख लीजिए डॉलर का रेट क्या हो रहा है और हमारे कैसा बढ़ता चला रहा है। डॉलर आज 85 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो इसी वजह से हो रहा है कि मुल्क में जो है मईशत ख़राब हो रही है। इकॉनमी किस वजह ख़राब हो रही है कि मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनका मुल्क को चलाने के अंदर ध्यान नहीं है, बल्कि मुल्क में इस तरह एक डर का, खौफ का माहौल कायम करने की बात हो रही है, जहाँ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो 20-22 करोड़ है, कोई कम नहीं होती है। हम उसको आप अगर बिल्कुल हाशिए पे लाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको हाशिए पे ले जाने के लिए आपको उतनी ही मैन पावर लगानी पड़ेगी। आप उनका मुकाबला करने के लिए आप 22 करोड़ चाहोगे या 50 करोड़ दूसरी कम्युनिटी के लोग उससे लड़ेंगे, तो जहाँ मुल्क की 50, 60, 70 करोड़ आबादी अगर ऐसे दंगे फिसाद में मुलविस हो जाएगी, तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? मुल्क कहाँ जाएगा? ये तो मुल्क के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मसरूर साहब, इस पे कानूनी तरीके से रोक किस तरह लगाई जा सकती है? देखिए, कानूनी तरीके का तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल्कुल सही एक्ट था, और उसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि जो स्टेटस ऑन 15 अगस्त 1947 वो रहेगा। उसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई मंदिर था, मंदिर रहेगा, मस्जिद रहेगी, मस्जिद रहेगी। ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात शुरू हुई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बना इसीलिए गया था कि इस तरह के जो जज्बात उभारने वाली बात हो, जैसे कि संभल में हो गया, ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था। अब क्वेश्चन जो है, मूड क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 4 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो जब कहता है कि इस तरह के कुछ रुकनंदाजी अदालत नहीं करेगी, बल्कि ये जो मान लेगी कि जो स्टेटस को है वही मेंटेन रहेगा। अब अदालत इस तरह के फैसले दे देगी, तो जाहिर सी बात है कि दंगे फिसाद और इस तरह की बातें बढ़ेंगी। तो इसको हवा कहाँ से मिली कि जब ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में समाज के लिए, ट्रायल कोर्ट का एक ऑर्डर था कि वहाँ पे उन्होंने सर्वे अलाउ कर दिया था, वहाँ पे जहाँ पे वज़ू खाना है और वहाँ पे जो फव्वारा लगा हुआ है उसको शिवलिंग कह रहे थे, तो उस वज़ू खाने के एरिया के सर्वे का ऑर्डर कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में आई, उन्होंने फरियाद लगाई कि जनाब इस सर्वे को रोका जाए। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे, वो उस बेंच को हेड कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि सर्वे अगर हो रहा है तो सर्वे होने दीजिए, और उनकी ओरल ऑब्जर्वेशन थी, बोले उससे स्टेटस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हम सर्वे को नहीं रोक रहे हैं, और सर्वे को अगर रोकना है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट रोके। बाकी उन्होंने मुस्तरद कर दी जो उनकी अपील थी मस्जिद कमेटी की। तो वहाँ से एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया। जो DY चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच थी, उसने ये फैसला किया, ओरल उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा नहीं के तहत अगर ये है भी, लेकिन फिर भी आप सर्वे कर सकते हैं जानने के लिए कि 15 अगस्त 1947 को उसका रिलीजियस करैक्टर क्या था। तो वहाँ से जो पेंडोरा बॉक्स खुला, वो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ। उसके बाद उन्होंने मौका देख के यही बात वहाँ पे आई, मथुरा शाही ईदगाह के मामले में, उसका भी सर्वे अलाउ हुआ। उसके क्या लॉ एंड ऑर्डर को और पीस को मेंटेन करने के लिए सर्वे को रोका नहीं जा सकता? मैं अभी थोड़ा आपको और बता दूं। उसके बाद ये संभल वाला मामला आया। संभल वाले मामले में भी सर्वे एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, सेम डे पिटीशन फाइल होती है, उसी दिन आफ्टरनून में उसकी हेयरिंग होती है और ऑर्डर अलाउ कर देते हैं सर्वे का। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं एडवोकेट, और शाम को जाके वो सर्वे करते हैं। दूसरे दिन जब वो जाते हैं, लोगों पे कुछ खदशात होते हैं, लोगों में कुछ अफवाह फैली होगी, जो भी हुआ होगा वो तो इंक्वायरी का विषय है, और वहाँ दंगे हो जाते हैं, 5 शहीद बेचारे बेगुनाह नौजवान मुस्लिम जाँ बहक हो जाते हैं। इसमें कुछ कोर्ट जो है वो बहुत अपने अच्छी तरह फैसला करते हैं, और कुछ कोर्ट्स जो है वो पता नहीं अपनी धार्मिक भावना में बह जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कोर्ट्स अदलिया जो है बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए,
उनको किसी तरह की धार्मिक भावना में नहीं बहना चाहिए। कानून के हिसाब से वो वहाँ इंसाफ की कुर्सी पे बैठे। लेकिन आस्था भी तो कोई चीज़ है भाई, आस्था जब बैठी है आपकी एज ए इंडिविजुअल, आस्था आपके घर में है। जब आप कोर्ट पे जज की कुर्सी पे बैठे हैं तो आप मुनसिफाना आपसे फैसले की उम्मीद की जाती है और आपको इंसाफ ही करना चाहिए। आपकी आस्था वो आपके घर में है। अगर आपकी आस्था इतनी है, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि जब मैं बाबरी मस्जिद का फैसला लिखने बैठा या फैसला करने की बात आई तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या फैसला करूं। फिर मैंने भगवान से मालूम किया तो भगवान राम ने मुझसे कह दिया कि आप इसमें मंदिर के हक में फैसला कर दो। तब जब हमारे चीफ जस्टिस, जो उस टाइम तो खैर जस्टिस ही थे, वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो लोग ऐसा फैसला कर रहे हैं कि वो आस्था की बुनियाद पे या भगवान से पूछ के फैसला करने लगे, तो फिर तो इंसाफ नहीं होगा। लेकिन हमारा अभी भी अदलिया के ऊपर पूरा भरोसा है कि अदलिया जो भी करेगी, फैसला करेगी, वो इंसाफ होगा। और आस्था सभी फिरकों की बैलेंस में रहनी चाहिए, इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? तो आर्टिकल 14 कहता है कि सबको बराबरी का अपना सबको अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक रीति रिवाज जो भी है और उसको फंडामेंटल राइट जो मिला हुआ है उनको, वो आर्टिकल 14 से मिला हुआ है और बाकी तो उसके हिसाब से उनको करना चाहिए। लेकिन वो नहीं होता है। तो बात यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, कभी किसी सर्वे को रोका गया कि पीस खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा? क्या कभी किसी जजमेंट में इसको रोका गया? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका गया, बल्कि बहुत मुस्तैदी से और चुस्ती के साथ इस तरह के ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं कि सर्वे करा लीजिए आप, या पिटीशन एडमिट हो गई। जैसे अब ये अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला आया है, उसमें पिटीशन फौरन एडमिट हो गई है और उसमें माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, यूनियन ऑफ इंडिया हो, ASI हो, इन सबको पार्टी बना दिया गया। अब इनसे अब आप जवाब क्या देंगे? हर साल माइनॉरिटी मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इनकी तरफ से अजमेर शरीफ की दरगाह पे उर्स के मौके पर चादर भेजी जाती है। इनका अकीदा है, अकीदत है, तभी तो वहाँ चादर भेज रहे हैं। अगर इनको ये था कि वहाँ मंदिर है तो फिर चादर क्यों भेजते हैं? तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया इसमें क्या जवाब देगी? लेकिन ये है कि शर फैलाने वाली बात है लोग। अब इस उलझे हुए मामले को, इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझा सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सभी देशवासी एक साथ कैसे रह सकते हैं? क्या तरीके इख्तियार किया जाए? कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसे लेटर एंड स्पिरिट में नाफिज किया जाए। जिस तरह मैं आपको अभी एक मिसाल दूं, अगर जज फैसला करना चाहे तो जज फैसला कर सकता है। कानून उसके हाथ में जो इख्तियार देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, वो उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके ऊपर केस डाला गया कि ये यहाँ पे जैन मंदिर थे, उनको तोड़कर यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई। तो ये साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस आया और वहाँ पे ये फैसला जज साहब ने कहा कि ऐसा सूट जो है ये इट इज़ क्लियरली बार्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत ये बार्ड है, ये केस नहीं चल सकता। और यहाँ तक कि ऑर्डर 7 रोल डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो अपने ओरल उसमें ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसके तहत ज्ञानव्यापी में सर्वे उन्होंने अलाउ कर दिया था, वो बहुत गलत है। और वो इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर वायलेंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पूरी तरह बार करता है किसी भी रिलीजियस प्लेस का करेक्टर चेंज करना, जो कि 15 अगस्त 47 को था। अगर वो मंदिर था वो मंदिर है, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। तो उससे लॉजिकली ये चीज़ बात निकल के आती है कि अगर आप किसी चीज़ का 15 अगस्त 47 को करेक्टर डिटरमिन करने के लिए इजाज़त दे रहे हैं तो वो भी बार होगा। जब आप उसका करेक्टर ही चेंज नहीं कर सकते जो 15 अगस्त 47 को था, तो ये बात तो बिल्कुल बेमाने है कि 15 अगस्त 47 को वो क्या था, मंदिर था या मस्जिद था, उसमें क्यों देख रहे हैं? जो था वो था, उसकी आप इंक्वायरी या सर्वे कराने की इजाज़त कैसे दे रखे हैं? अगर इस तरह की डिक्लेरेशन हो जाती है कि उसका रिलीजियस करेक्टर ये था या ये नहीं था, तो वो डिक्लेरेशन जो है वो डिफेक्टो कन्वर्जन को अमाउंट करेगी कि आप जो है उसको कन्वर्जन उसका अलाउ कर रहे हैं, विच इज़ डायरेक्टली समथिंग विच इज़ इनडायरेक्टली डूइंग समथिंग विच इज़ डायरेक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो इसलिए इस तरह की इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने दी थी वो मिसचिफ के डोर्स ओपन करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले में क्या कर सकता है? ये जो मामले सामने आ रहे हैं इसमें क्या कर सकता है? संभल ट्रेजेडी जो हुई है वो एक आई ओपनर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उनके चीफ जस्टिस जो उस टाइम थे, उनकी एक गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो
पावर थी उसको कहीं तरह निगेट करने की कोशिश की गई है इन द गाइज ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलीजियस करेक्टर ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक ऑथोरेटिव क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि रिलीजियस करेक्टर किसी जगह का जो था, जो पहली नज़र में सामने नज़र आ रहा है किसी आम इंसान को, वही उसका रिलीजियस करेक्टर माना जाएगा। किसी तरह की खुदाई, किसी तरह का सर्वे हम इसमें अलाउ नहीं करेंगे। और इस तरह का अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या ऑथोरेटिव क्लैरिफिकेशन आ जाती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में, तो इस तरह की जितनी भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं या आने वाले वक्त में होने का इम्कान है, तो उनको एक तरह से दे विल बी पुट टू रेस्ट। इस तरह की कोई आगे होने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन होती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो कह दे कि कोई भी सूट, कोई भी डिस्प्यूट किसी तरह का रिलीजियस करेक्टर किसी भी रिलीजियस प्लेस का जानने के लिए हम कोई भी ऐसा एंटरटेन नहीं करेंगे, ना अलाउ करेंगे विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर लीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब पहले आपको किसी तरह का कोई सूट या डिस्प्यूट इंस्टीट्यूट करना है किसी कोर्ट में, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऑर्डर पास कर देता है, तो ये बहुत एक अच्छा होगा, मुल्क में अमन और अमान की फिजा रहेगी और इस तरह के जो आए दिन डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, अश्वनी उपाध्याय का एक मैटर था जिसमें रीनेमिंग ऑफ द सिटीज से ताल्लुक़ रखने वाली बात थी। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा था कि पिछले रूलर्स हों, खा वो मुस्लिम रूलर्स हों या कोई और भी रूलर्स हों, अगर उन्होंने उनके नाम पे कोई सिटीज़ रख दी गई और अब आप उनके नाम के सिटीज़ का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस ऑफ भारत मतलब इंडिया मस्ट कन्फर्म टू द रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि हमें आर्टिकल 14 गारंटी करता है हमारे फंडामेंटल राइट के तौर पे, जिसमें इक्वालिटी और फेयरनेस हर तरह के स्टेट के एक्शन में नज़र आनी चाहिए कि स्टेट जो भी एक्शन ले रहा है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है उसमें फेयरनेस और इक्वालिटी नज़र आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया था कि इस तरह के हम बार बार हिस्ट्री को नहीं जा सकते, और उन्होंने बाकायदा कहा था, मैं वर्डिंग्स जो है वो रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कंट्री मस्ट मूव फॉरवर्ड। अब हमें आगे बढ़ने का वक्त है, ना कि हमें पीछे मुड़ने का, पीछे देखने का है। द हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन कैन नॉट हॉन्ट द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ ए नेशन टू द पॉइंट दैट सक्सीडिंग जनरेशंस बिकम प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट। आने वाले वक्त की जो हमारी नस्लें हैं, ऐसा ना वो पिछले वक्त के जो गलतियां थी, पिछले वक्त की जो बुराइयां थी या पीछे क्या हुआ, बस वो उसके गुलाम बन के रह जाए या उसका जो है भुगतान आने वाली नस्लें भुगतें। बोले जो हिस्ट्री में पास्ट में हुआ उसे हो गया, उसे भूल जाओ, अब आगे बढ़ने का वक्त है, आगे देखो। तो अब हमारे पास यही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे या मुल्क की जो अवाम है, उनका एक सपना है कि हमें भारत को एक सेकुलर नेशन बनाना है और जो भी भारत के नागरिक हैं सबके फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियारात हमें दिए हैं, चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबको जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो सबको मिले और बराबरी से मिले और फेयरनेस से मिले। यही हम उम्मीद करते हैं अपनी अदलिया से और अपनी हुकूमत से भी। शुक्रिया।